नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। आज हम आपको ले चलेंगे उस उड़ान की आखिरी 32 सेकंड में जहां सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। यह कोई मामूली हादसा नहीं था, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने 260 जिंदगियों को पल भर में निगल लिया और पीछे छोड़ गया ढेर सारे सवाल। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट आज सामने आई है। एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या टेक ऑफ के ठीक बाद खुद ब खुद दोनों इंजन बंद हो सकते हैं या फिर किसी इंसानी गलती ने इस हादसे को अंजाम दिया? एआईबी की 15 पन्नों की रिपोर्ट पे सामने आया है जो चौंकाने वाली बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे का गहराई से विश्लेषण। ये रिपोर्ट है या उस ब्लैक बॉक्स की ये रिपोर्ट है या उसके ज़रिए ये बात की जानकारी मिली है, तो देखा जाएगा। और फर्दर मेरा ख्याल इसको छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा है। खाली ब्लैक बॉक्स के अनुसार फैसला लेना या किसी नतीजे पर पहुंचना मुनासिब नहीं होगा। The pilot has given a mayday call. So mayday call is given by the pilot when there is a grave emergency in the aeroplane. It is collaborated with operation of RAT. All of us have seen that one RAT has deployed, that is the ram air turbine. So it indicates that the complete electricals and complete engines have failed. Now the issue comes of fuel cutoff lever. In my appreciation, when I saw the 787 manual, it says when both the engines have been cut off, these levers have to be moved mechanically for it to restart. So the pilots are taking off. In my appreciation, the engines have failed, and they, in this short period after giving the mayday call, they have tried to relight the engine. So one pilot surprisingly is asking the other pilot, did you cut off the fuel? So it means the fuel supply to the engines have just cut off because of some technical malfunction, in my opinion. We can call it a fact-finding report. Basically, it is establishing what all happened in the cockpit, what all communication took between the pilot and the co-pilot, and through DFDR, we have come through a conclusion that what all switches were moved or what all parameters were there during the crash. So we can basically call it a fact-finding report, that it has established some fact, and also it has put some rumors to the rest regarding takeoff thrust not being produced or flaps not in takeoff configuration. So those rumors also had been put to rest with this preliminary investigation report. एआईबी एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, तो ज़्यादा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर एआईबी ने अपना प्राथमिक रिपोर्ट दिया है, तो उसमें जो चीज़ें आई है, जो उसमें बातें आई है, उसकी और जांच होगी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर बात करना उचित होगा। जो रिपोर्ट आई है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आई है और ये प्राथमिक रिपोर्ट है। तो उसमें दोनों इंजन टेक ऑफ के बाद फेल हो गए। अगर हम उसकी वीडियो देखें तो वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि जहाज जो है वो बहुत ही नॉर्मल टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ करने के बाद वो धीरे धीरे ऊंचाई भी गेन करने लगा है, मगर कुछ सेकंड के बाद वो ज़मीन से 1-2 सेकंड के लिए पैरेलल फ्लाई करता है और फिर धीरे धीरे जो है वो नीचे डिसेंड करना शुरू कर देता है। अब इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो तब डेवलप होती है जब विमान में जो इंजन होते हैं, जो विमान को। अब आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 32 सेकंड और 260 जिंदगियां चली गई। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे की पूरी टाइमलाइन आपको समझा रहे हैं, क्या कुछ हुआ था, वो क्रोनोलॉजी आप फिर से बता रहे हैं। 12 जून का दिन था, 2025 दोपहर का समय था। एयर इंडिया का एक बड़ा बोइंग 787 ANB फ्लाइट AI-71 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था
कि अगले 32 सेकंड में यह विमान आसमान नहीं जमीन की गोद में समा जाएगा। आइए जानते हैं उस दिन की पूरी कहानी जब कुछ ही पलों में आसमान से उम्मीदें गिर पड़ी। एक एक सेकंड क्या हुआ, बताते हैं उस डरावने सफर की कहानी। सुबह 11:17 पर दिल्ली से फ्लाइट उड़ी AI 423 अहमदाबाद पहुंचती है। जो विमान VTANB जो हादसे का शिकार हुआ, दोपहर 1:18 पर विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के बे 34 से रवाना होता है। दोपहर 1:25 पे पायलट रनवे पर होता है। 23 पर जाने के लिए टैक्सी क्लियरेंस मांगते हैं जो मिल जाता है। विमान टैक्सीवे R4 से होते हुए रनवे पर लाइनअप करता है। 1:32 से ग्राउंड कंट्रोल से टावर कंट्रोल को हैंडओवर होता है। दोपहर 1:37 एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक ऑफ की अनुमति देता है। दोपहर 1:37 पर टेक ऑफ रोल शुरू होता है। पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट भी है कैप्टन कबीर मलिक। कैप्टन साहब बहुत स्वागत है आपका। और ये क्रोनोलॉजी हम आपको समझा रहे थे कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। कैप्टन साहब ये जो रिपोर्ट आई है AIB की, ये कह रही साहब ये तो एक तो आखिरी बातचीत है जो दोनों पायलट और को पायलट के बीच में हुई। पूछा गया कि क्या आपने बंद किया था, उसके बाद ये पूछा गया कि नहीं साहब मैंने नहीं किया, सिर्फ इतना आया जो अब तक आया। हालांकि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, पूरी रिपोर्ट का आप इंतजार करिए। लेकिन ये कहना कि साहब फ्यूल जो इंजेक्टर्स थे वो दोनों ऑफ कर दिए गए, क्या ये अपने आप हो सकता है? क्या ये टेक्निकल फेलियर हो सकता है या ह्यूमन एरर है? देखिए जो अभी रिपोर्ट आई है हमारे AIB ने अभी सबमिट की है विद इन 1 महीने के अंदर, और मैं पहले अपनी AIB टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इतने क्विकली इतनी डेडिकेटली उन्होंने काम किया और जो फैक्ट फाइंडर पॉइंट्स हैं उन्होंने निकाला और रिपोर्ट के अंदर बड़ी डिटेली उसको मेंशन किया है। 15 पन्ने की रिपोर्ट है और जैसे बताया 12 नंबर पेज के ऊपर जो उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि पायलट ने को पायलट से पूछा कि क्या आपने फ्यूल कट ऑफ किया है, तो को पायलट कहता है नहीं मैंने नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किया तो किसने किया है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए वो अपने आप होना असंभव है वो चीज़। और उसको जो दोनों पॉइंट्स होते हैं फ्यूल कट ऑफ 1 और 2 के अंदर, दोनों के साइड में उनके गार्ड्स होते हैं, मेटल गार्ड्स होते हैं जो उससे कवर होते हैं। उसके आगे थ्रोटल पॉइंट होता है, साइड में दोनों पायलट्स बैठे होते हैं। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है, हुआ तो हुआ कैसे। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बिटवीन द पायलट एंड द को पायलट की। ये उसने पूछा बड़ी हैरानी से एंड को पायलट ने रिप्लाई किया कि ऐसा नहीं किया। उसी के बाद जो है ये डिजास्टर हुआ, प्लेन स्टॉल मोड में आ गया और जाके ज़मीन से टकराया और एक फायर गन के अंदर वो तब्दील हो गया। तो सोचने वाली जो बात है अभी यहाँ पर आई है कि इसकी मेंटेनेंस लॉग जो थी वो दोनों फ्यूल कट ऑफ की कब इसकी डेट थी, इसको कब बदला गया था, इसको कब रिपेयर किया गया था, पहले तो उसको देखने वाली बात है। यहाँ क्वेश्चंस बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, जैसे आपने पूछा है कि ये टेक्निकल कोई फॉल्ट हो सकता है या जो एक विमान बनाने वाली कंपनी है बोइंग इनका फॉल्ट है, तो अभी इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग एलिगेट कर रहे हैं हमारे एविएशन फैमिली मेंबर्स को, को पायलट और पायलट को। तो मैं ये बात कहूँगा कि और बिल्कुल गलत है अभी इन दोनों को एलिगेट करना। कोई भी आदमी ऐसी चीज़ जानबूझ के नहीं कर सकता है। क्या गलती हुई है, कहाँ पर हुई है, ये अभी पहली रिपोर्ट है, ये पहली है। हाँ और मिनिस्टर ने भी कहा रामोहन ने कि थोड़ा इंतजार करिए, फुल एंड फाइनल। ठीक है, हम आपको क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। विमान हादसे की टाइमलाइन क्या थी? 12 जून को दोपहर 1:38 पर यह उड़ा। विमान ने रनवे 23 से उड़ान भरी। विमान ने 180 नॉट्स की गति प्राप्त की थी। दोनों इंजन एक एक सेकंड में कट ऑफ हो गए। दोनों पायलट के बीच क्या बातचीत हुई? पायलट अपने इंजन क्यों बंद किया? को पायलट ने कहा मैंने इंजन नहीं किया। उसके बाद दोपहर 1:38 पर 12 सेकंड बाद दोनों इंजन को स्टार्ट किया गया। पहला इंजन पूरी ताकत के साथ स्टार्ट हो गया, दूसरा इंजन पूरी ताकत के साथ स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कोशिश करी। दोपहर 1:39 5 पर 13 सेकंड बाद पायलट ने ATC को मेडे कॉल दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई जवाब नहीं मिला। 1:39 5 पर विमान हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया। दोपहर 1:44 पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई थी। ये हम आपको प्लेट्स के जरिए समझा रहे हैं कब उड़ान भरी, हर सेकंड क्या हुआ, कब जो फ्यूल सप्लाई थी वो रुकी। दोनों इंजन थे, दोनों इंजन ऑफ हो गए, रीस्टार्ट करने की कोशिश करी। रिपोर्ट ये कहती है कि एक इंजन रिस्टार्ट हुआ था लेकिन उसके बाद वो भी बंद हुआ।
ये प्लेट्स आपके सामने हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन हर सेकंड क्रोनोलॉजी के हिसाब से। कैप्टन साहब ये हमने प्लेट्स रखी हुई है और हर सेकंड के हिसाब से हम बता रहे थे कब उड़ान भरी, कब ये बातचीत हुई, कब फ्यूल सप्लाई रुकी। लोग ये कह रहे हैं कि साहब एक इंजन, दो इंजन था, एक इंजन बाद में रिट्राइव किया था लेकिन उसके बाद वो भी फेल हो गया। देखिए जैसे इसमें आपने एक्सप्लेन किया है और डिटेल्स उसमें डाली हैं बाय टाइमिंग्स के हिसाब से, पर सेकंड ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। हाँ। तो वो जो DFDR है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है, रिपोर्ट में भी यही चीज़ें मेंशन है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ जो फ्यूल कट होता है, चाहे वो पायलट ने किया है या मान लीजिए फ्यूल ब्लीडिंग हो गई है, कहीं से लीकेज हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो बंद होता है फिर रीस्टार्ट होता है। तो इसके अंदर एक हमारी सिस्टम होता है प्लेन के अंदर जिसको हम FADEC बोलते हैं, इसको फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर 70 टाइम कोई भी प्रॉब्लम है कि कहाँ से इंजन में फ्यूल नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको डिटेक्ट करता है 1 सेकंड में 70 टाइम्स, 70 टाइम्स। तो जब उसने ये डिटेक्ट किया कि जैसे इंजन बंद हुए हैं, पहले N1 बंद हुआ, इंजन नंबर 1 बंद हुआ, फिर इंजन नंबर 2 बंद हुआ विद इन ए सेकेंड, 1 सेकंड का डिफरेंस था। उसके बाद इमीडिएटली जैसे ये ट्रांसमिट हुआ अपने FDAC को, FDAC ने अपना वर्क करना स्टार्ट किया और फ्यूल की सप्लाई जो है पहले लेफ्ट इंजन को गई, फिर राइट इंजन को, और फिर जो APU होता है वह एक्सिलरी पावर यूनिट जो हमारी टेल में लगी होती है, जो इंजन को इन केस ऑफ इमरजेंसी और इंजन स्टार्ट करने के लिए हम पावर देते हैं, वो फ्यूल भी इनके फ्यूल पाइप्स के अंदर जो है अनबर्न कंडीशन में मिला था, जो रिपोर्ट्स के अंदर आया है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है प्लेन का कि मान लीजिए अगर इसकी हाइट अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है हमारे प्लेन की, तो हो सकता था हमारे दोनों इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और ये नौबत ना आती और हम बच जाते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट क्या कहती है, सीधे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की एक रिपोर्ट सामने आई है। यह प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसको रखा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या है। इसमें जांच है, कई सारे सवाल है, जवाब है, बताते हैं आपको। जांच में क्या सामने आया है ये आपको बता रहे हैं। सवाल और जवाब क्या है आप फॉर्मेट में समझिए क्या कुछ है इसमें। इसमें सवाल है हवा में क्या हुआ था, जवाब है रिपोर्ट में बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। मैं एक बार पीसीआर कहूंगा इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाएं क्या कुछ हुआ था उस दिन। कट ऑफ स्विच के बाद 1 सेकंड में रन चालू इंजन से कट ऑफ हो गया, यह सवाल था। बदल गए इंजनों को ईंधन की आपूर्ति मिलना बंद हो गई थी। सवाल है क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई, जवाब है पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने का प्रयास किया। N1 या इंजन कुछ हद तक चालू हो गया लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। विमान केवल 32 सेकंड के लिए हवा में रहा था। सवाल है क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी, जवाब है फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया। क्या बर्ड हीटिंग की कोई समस्या थी, जवाब तो नहीं। क्या पायलट मेडिकली फिट थे, दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, हम आपको बता रहे हैं। जांच में विमान कंपनी के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई, जवाब है बोइंग विमान कंपनी या इंजन की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं थी। हवा में क्या कुछ हुआ था, उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन हवा में फिर ठीक थे। क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई, पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करी। क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश करी गई थी, जी हां इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की थी क्रैश से ठीक पहले। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी, फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया फ्यूल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। ये सर हम सवाल जवाब जो है कैप्टन साहब वो दिखा रहे हैं। मैं एक बार कहूंगा पीसीआर से ये जो फॉर्मेट है इसको रखिएगा क्योंकि सवाल जवाब जो रिपोर्ट में है वो हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब ये सारी चीजें हैं ये जताती हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं था, फ्यूल टेस्टिंग ओके, इंजन ओके, सब कुछ ओके था, लेकिन उसके बाद भी वो आखिरी बातचीत। देखिए फ्यूल जो डाला था कभी भी जब रिफ्यूलिंग करते हैं तो उसका एक ब्राउज़र होता है, वो सैंपल पहले रख लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग होती है लेबॉर्ट्री में जो उसको ओके पाई गई थी। दूसरा वेदर बहुत बढ़िया था, विंड्स बहुत अच्छी थी, 7 to 6 नॉटिकल माइल पर थी। वेदर वहाँ पे 32 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच का था। टाइम जो है दोपहर का टाइम था। दोनों पायलट्स फिजिकली एकदम फिट थे। आफ्टर कंप्लीट रेस्ट वो आए थे। उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। इस मशीनरी पे कैप्टन सब्बरवाल का 6500 घंटे का जो है एक्सपीरियंस था और कैप्टन कुंदर सिविल जो थे उनका जो था वो ऑलमोस्ट 1100 घंटे का था। टोटल उनका फ्लाइंग आवर्स जो हैं
वो 6 घंटे के थे, 6,000 घंटे के थे, और कैप्टन सब्बरवाल के 15,500 घंटे। ये बहुत होता है एविएशन के अंदर कि इतना एक्सपीरियंस के बाद एक पायलट अपनी मुस्तैदी से, अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है, और उन्होंने जो है उस बड़े छोटे टाइम के अंदर उस फॉल्ट को भी डिटेक्ट कर लिया था और उसको रिकवरी मूड पर भी जो है प्लेन आ गया था। लेकिन बदकिस्मती से हाइट कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, ये हमारी बदकिस्मती थी कि ये इंसिडेंट हुआ। अगर यही हाइट हमारी 1000 फीट 2000 फीट पे चला जाता तो आज हमारा प्लेन भी सेफ होता और मुझे लगता है हमारे पैसेंजर भी सेफ होते। तो ये हमारी बदकिस्मती रही, उस दिन ये हादसा होना था, हुआ। ठीक है, ये चीज रही है। लेकिन कैप्टन साहब, कई जो ये रिपोर्ट है उसके बाद जो पायलट एसोसिएशन है, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क पायलट और को पायलट पर भी लगा। जी जी जी। हम एक बार आपको बातचीत भी सुनाएंगे पायलट और को पायलट के बीच में क्या हुई थी इस पूरी रिपोर्ट में, 1 घंटे के विश्लेषण में। मेरा ये कहना है सर, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पायलट्स के बीच में भी थी? देखिए, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, और किसी प्रकार से कोई उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी रहा होगा, या किसी प्रकार से उनके कोई एनिमिकली रिलेशंस हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि कैप्टन कुंदर भी बहुत हंसी मजाक वाले हैं और जोक क्रैकिंग पर्सन थे, और सब्बरवाल साहब तो इतने कूल माइंडेड इंसान थे कि मैं उनके बारे में जितना को उतना कम है। उनकी सर्विस जॉब ऑलमोस्ट 55-56 के आसपास हो गई थी, कुछ सालों के बाद रिटायर भी होने वाले थे वो, और उनका कहीं पे उनकी प्रेजेंस हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता था। कोई भी क्रू, अपने जूनियर पायलट सब उनके साथ बड़े कंफर्टेबली फ्लाई करते थे, जो मुझे मालूम है, और अपने मेरे को जो सहयोगी पायलट्स हैं उनसे पता चला है। और तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रहा होगा। फिजिकली भी वो एकदम फिट थे, और उनका BA टेस्ट भी हुआ था, हर फ्लाइंग से पहले एल्कोहल टेस्ट होता है उनका, और वो उन सब चीज़ों में क्लियर है, रिपोर्ट में बड़ी अच्छे तरीके से मेंशन हुआ है। और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था फ्लाइंग आवर्स का। इस मशीनरी के ऊपर ही उन्होंने 6,500-7 हज़ार घंटे निकाले हैं, और अभी तक फ्लाइंग करते आ रहे हैं। दिल्ली से भी फ्लाइंग करके लेके आए थे एयरक्राफ्ट को, और उसके बाद ये चीज़ हुई है कि कैसे वो ऑटोमेटिकली टेक्निकली प्रॉब्लम हुआ है, किस तरीके से क्या हुआ है, ये एक विषय है, सोचने का विषय। ठीक है, तो अब तक हमने आपको क्रोनोलॉजी बताई। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है विमान हादसे पर, उसकी हमने आपको सवाल और जवाब, आप मेरे ठीक राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, हमने आपको ये दिखाया कि सवाल और जवाब क्या थे, रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताएंगे कि आखिरी बातचीत के वो अंश जो 2 पायलट्स के बीच में हुई थी। मैं एक बार PCR से कहूंगा, 2 पायलट्स के बीच में जो आखिरी बातचीत थी, जो ब्लैक बॉक्स से रिवर हुई है, हम उस पर बातचीत करेंगे कि दोनों पायलट्स के बीच में आखिरी बातचीत क्या थी। अब आपको बताते हैं कि पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई थी। पायलट के बीच क्या बातचीत हुई? AIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट दूसरे पायलट से पूछते हुए सुना गया, तुमने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? जिस पर दूसरे ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। यह बातचीत उस समय की है जब विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच थे, यानी लगभग 13.3842 पर, और रन से कट ऑफ में बदल गए। ठीक उसी समय बोइंग 787-8 ड्रीमलायनर 180 नॉटिकल्स की अधिकतम गति पर पहुंच गया था। आगे हम आपको बता रहे हैं, ये हमने एक वर्जन रखा आपको कट ऑफ का। जी हां, यही वो मशीन्स थी जो कट ऑफ हो गई थी, और उसके बाद फ्यूल जो था वो इंजन तक नहीं पहुंच पाया था। ध्यान से देखिए, ये कॉकपिट है, आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, कॉकपिट है, और दोनों पायलट्स राइट और लेफ्ट बैठते हैं। बीच में जो आप रेड मार्केशन से देख रहे हैं, ये कट ऑफ सिंबल होता है। ये कट ऑफ हुआ, और उसके बाद जो फ्यूल था वो इंजन तक नहीं पहुंच पाया। एक बार फिर से बताऊं, जो आप रेड लाइटिंग देख रहे हैं, ये कट ऑफ स्विच है, और इसी के कारण ये कट ऑफ हुआ। पायलट से बातचीत हुई, पायलट ने को पायलट से पूछा, क्या आपने इसे बंद किया है? पायलट ने कहा, मैंने नहीं किया। यही बातचीत अब तक एक्सट्रैक्ट हो पाई है। आगे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पायलटों के बीच में आखिरी बातचीत क्या हुई थी, ये आपको बताते हैं। कॉकपिट वाइज रिकॉर्डिंग से जो बातचीत हुई है, पायलट 1 की अगर माने, तुमने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? पायलट 2 यानी को पायलट कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। यह बातचीत उस समय की हुई जब विमान 180 नॉट्स की अधिकतम गति पर था, और उसी समय दोनों इंजन बंद हो गए थे। रिपोर्ट पे क्या सामने आया है, यह भी हम आपको बताएंगे। कैप्टन कबीर मलिक है। कैप्टन साहब, मैं ये जो फोटोग्राफ है, मैं उसके जरिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम अगर कॉकपिट अगर सामने रख के हमने समझाया कि ये फ्यूल एक्सचेंजर था, और यही आखिरी बातचीत थी पायलट और को पायलट के बीच में। जी,
देखिए, जैसे मैं चाहूंगा एक बार ग्राफिक्स अगर दोबारा दिखाएंगे तो मैं बताता हूँ फ्यूल कट ऑफ स्विच कहाँ पर होते हैं। तो एक बार अगर हमारी एक्सपर्ट्स, मैं एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो कॉकपिट का ग्राफिक्स है वो डालिए। हाँ, आपको कंटिन्यू करिए सर, आ जाए जी। तो ये जो कट ऑफ स्विच हैं बिल्कुल थ्रोटल के बैक साइड पे होते हैं, उनके दोनों तरफ उनके मेटल गार्ड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों तरफ पायलट्स बैठते हैं। एक तरफ राइट हैंड साइड पे को पायलट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो है पीआईसी पायलट इन कमांड होता है, और दोनों स्विच ये थ्रोटल के बैक साइड पे होते हैं, और ये जो है अप लिफ्ट लॉकिंग सिस्टम के साथ होते हैं। इसको टच करने से या इसको हाथ लगाने से ये कभी भी ऑन ऑफ नहीं होते हैं, इनको उठाने का बंद करने का एक तरीका है। सब क्योंकि आप स्क्रीन पर है सर जी, अब आप देखिए हमने रेड मार्केशन भी कर रखा है। देखिए जो रेड मार्केशन है इसके थोड़ा सा आप पीछे की तरफ आए, इसके नीचे दो स्विच हैं ब्लैक कलर के होंगे, 1 और 2। हाँ 1 और 2 ये राउंड स्विचेस होते हैं। हाँ जी, राउंड स्विच होते हैं, फिर मेटल कार्विंग। हाँ ठीक है, अब बताइए सर आप। तो जब इनको आप ऑन ऑफ करते हैं तो इनका एक प्रोसीजर है इसको ऑन ऑफ करने का। तो इसको आप जैसे मान लीजिए, मैं पहले भी मैंने कई इंटरव्यूज में अपने बताया और अभी भी बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आप जो आजकल की गाड़ियां आ रही हैं उसमें अगर आप सीधा चल रहे हैं और आपको गाड़ी बैक करनी है तो आपको क्या करना होता है, गियर लीवर को दोनों उंगलियों से ऊपर थोड़ा ऐसे करके उठाना पड़ता है, फिर बैक साइड पे डालना पड़ता है। तो ये सेम वही अप लिफ्ट लॉकिंग सिस्टम है, इसको भी सेम ऐसे ऊपर उठा के और थ्रोटल को कट ऑफ और कट ऑन करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये ऐसे आप टच करने से या धक्का लगने से या टर्बुलेंस से ये कभी नहीं बंद होते। ये टेक्निकली बड़े इसके ऊपर रिसर्च करके इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके तब इन स्विचेस को बनाया गया है। एयरक्राफ्ट की मशीनरी, एयरक्राफ्ट के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर इतनी हज़ारों टेस्टिंग्स होती हैं जब ये मशीनरी बनती है कि इसके अंदर कोई खामी ना रह जाए, क्योंकि एक भी गड़बड़ी जो है एक आपको बहुत बड़े नुकसान की तरफ लेके जाती है। इसीलिए एयर ट्रांसपोर्ट को वर्ल्ड के अंदर सबसे सेफ मोड माना जाता है, और ये वाकई में है भी एक लग्जरी क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर हर एक की सेफ्टी को रख के इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है मलिक साहब, मैं ये समझना चाहूंगा क्या ये स्विच अपने आप बंद हो सकता है, क्योंकि लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि साहब ये जो लीवर था ये बंद कैसे हुआ। पहली बात, क्या ये अपने आप बंद हो सकता है? नहीं, ये अपने आप नहीं बंद हो सकता। इसका क्या रीजन है कि देखिए अपने आप नहीं बंद हो सकता। अगर ऐसा होता तो आज तक पता नहीं कितने सारी चीजें हो चुकी होती। अब इसकी मेंटेनेंस कब हुई है, इसकी लॉग बुक कब चेक करनी पड़ेगी, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं। मेरे को जहां तक नॉलेज है मेरे ख्याल से 2018 पायलट अगर को पायलट से पूछ रहे हैं कि साहब ये वाला स्विच कैसे कट ऑफ हुआ, को पायलट कह रहा है आई डोंट नो, यानी पायलट को पायलट दोनों ने नहीं किया। हुआ कैसे ये? यही तो हैरानी वाली बात है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मिस्टर सब्बरवाल ने जब को पायलट से पूछा तो उसने बोला मैंने नहीं किया। अब देखने वाली बात है कि ये जो DFDR है उसकी रिकॉर्डिंग में ये आएगा कि ये किस टाइम पे किस पायलट की कमांड में था, और को पायलट ने जो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब कॉकपिट के अंदर दो पायलट वर्क करते हैं, काम करते हैं, फ्लाइंग कर रहे होते हैं, तो वो मेन पायलट जो होता है PIC, वो अपने जूनियर पायलट को कुछ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है। तो जैसे कुछ चेक्स होते हैं कि ये चेक कर लीजिए, एयर कम्युनिकेशन चेक कर लीजिए, ये चीज़ें चेक कर लीजिए, वो चीज़ चेक कर लीजिए। तो वो उसको चेक करके एक चेक लिस्ट होती है, पायलट उसके ऊपर टिक करता रहता है, ये ओके ओके डन डन डन। तो अगर मान लीजिए अगर ये उस टाइम चेक टाइम पे ऑफ हो गए हो तो वो ये बात भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो रनवे पे प्लेन जो है दौड़ता नहीं, जो है 180 की नॉट की स्पीड लेता नहीं, टेक ऑफ होता नहीं, इंजन रनवे पे ही बंद हो जाते। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि टेक ऑफ होने के बाद, हवा में जाने के बाद 10 से 11 सेकंड के बाद प्लेन के दोनों इंजन बंद हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों स्विच कट ऑफ हुए हैं ये टेक ऑफ के बाद जब प्लेन जो है ग्लाइडिंग पोजीशन में आया उस टाइम पे बंद हुए हैं। और कैसे बंद हुए, बड़ी हैरानी वाली बात है। ये क्या है कि अभी पहली हमारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हम पूरी रिपोर्ट मैं भी नहीं मानता, जो मंत्री ने कहा साहब फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आने दे। ठीक है सर, और आगे चलते हैं। हाँ जी, मैं एक और बात ध्यान दिलवाना चाहूंगा। इसमें अभी जो पायलट की कम्युनिकेशन है, उस पायलट की कम्युनिकेशंस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब पायलट सब्बरवाल बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, उसका रिप्लाई किस वे में अपने कुंदर, कैप्टन को पायलट कुंदर ने दिया है। तो इसके लिए हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और वो विश्लेषण करेंगे कि जो रिप्लाई का मैनर था वो डरा हुआ था, डिफेंसिव था, या वो भी कॉन्फिडेंट था। तो उसके बाद निष्कर्ष ले सकते हैं कि ये स्विच हुआ, बंद किया गया, कैसे हुआ, वो देखना पड़ेगा बाद में। अभी हम कह सकते हैं किसी को ब्लेम करना, अभी ब्लेम करना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB की एक इनिशियल रिपोर्ट में दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 का फ्यूल स्विच बंद होने को लेकर
दोनों पायलटों के बीच भ्रम की स्थिति के बारे में बताया गया है। फ्यूल स्विच विमान के इंजनों में फ्यूल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। स्विच की दो अवस्था होती है, रन और कट ऑफ। इसका उपयोग इंजनों को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। एक अनुभवी पायलट के अनुसार फ्यूल स्विच की पोजीशन को गलती से नहीं बदला जा सकता, बल्कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा है, आमतौर पर ब्रैकेट लगे होने के कारण फ्यूल स्विच सुरक्षित होते हैं। ये ब्रैकेट इसलिए लगे होते हैं कि स्विच की अवस्था में अचानक कोई बदलाव ना हो। पायलट ने बताया कि स्विच की पोजीशन बदलने से पहले उन्हें ऊपर खींचना पड़ता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में फ्यूल स्विच थ्रस्ट लीवर के नीचे स्थित होते हैं। दुर्घटनाग्रस्त AR-171 उड़ान के मामले में विमान के दो इंजनों के फ्यूल स्विच 1 सेकंड के अंतराल में बंद हो गए थे और फिर वो चालू हो गए थे। पायलट ने बताया, थ्रस्ट लीवर कार के एक्सीलरेटर पैडल की तरह होता है, जिस पर पावर का बढ़ना और घटना निर्भर करता है। इसमें दो चरम अवस्थाएं होती हैं, एक आइडल पावर, एक फुल पावर। इसके अलावा फ्यूल नियंत्रण स्विच होते हैं, जिसमें दो अवस्थाएं होती हैं, कट ऑफ और रनवे। इसलिए जब आप इंजन बंद करते हैं तो फ्यूल नियंत्रण स्विच कट ऑफ मोड में होता है। पायलट के अनुसार इंजन चालू करने के लिए दो चरण होते हैं। पहला चरण में स्टार्ट सेलेक्टर को चालू किया जाता है, फिर फ्यूल नियंत्रण स्विच को रन मोड में रखा जाता है। उन्होंने कहा, इसके बाद अंदर स्वचालित रूप से बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। इंजन चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि इंजन में फ्यूल जा रहा है। थ्रस्ट लीवर निष्क्रिय अवस्था में होता है, जबकि इंजन निष्क्रिय अवस्था में चलना शुरू हो जाता है। फ्यूल नियंत्रण को कट ऑफ से रन तक ले जाने में एक इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है, जिसके कारण आपको जानबूझकर स्विच को खींचकर इसे रन मोड या फिर इसी तरह खींचकर कट ऑफ पर रखना पड़ता है। मलिक साहब जी, ये एक प्रक्रिया हम समझा रहे थे जब आप कैसे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बस सिर्फ वही एक क्वेश्चन मार्क, कैसे थ्रस्ट नीचे था? देखिए थ्रस्ट तो ऑब्वियसली बंद होगा जब आप फ्यूल नहीं जाएगा इंजन के अंदर, तो इंजन बंद हो जाएगा। और मैंने आपको बताया इंजन स्टार्ट भी हुआ, लेकिन टाइम बहुत कम था। इंजन स्टार्ट क्यों हुआ? मान लीजिए उसके डिटेक्ट किया उसने AFDEC ने, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल ने। इसके अंदर जो यूनिट होती है उसको हम ECC भी बोलते हैं, ECU भी बोलते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। तो उसने डिटेक्ट किया और उसको कमांड किया और आगे फ्यूल सप्लाई हुआ है। इंजन स्टार्ट होने की जब प्रक्रिया आई तब तक इतना कम टाइम था कि वो 19-20 सेकंड के अंदर प्लेन गिर गया। तो ये प्लेन ने अपना जो काम कर रहा था और प्लेन का जो सिस्टम था वो एकदम अलर्ट मूड के ऊपर था, और कैप्टन और को पायलट दोनों अवेयर थे कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई है और इस वजह से इंजन बंद हुए हैं। तभी इन्होंने मिड-डे कॉल आगे डिलीवर की। मिड-डे कॉल जैसे डिलीवर की है, उसका टाइम ड्यूरेशन इतना कम था। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंजन कैसे बंद हुआ, तो आप 5-7-10 वर्ड ये हो गए, आपने मुझे बोला मैंने नहीं बंद किया, तो ये मतलब 15-20 सेकंड हो गए हैं, मान लीजिए 10-12 सेकंड में। और जब उन्होंने उसको स्ट्रगल करके फाइट करना और उसको थोड़ा सा जो पोजीशन नोज अप थी प्लेन की उसको कंट्रोल करके स्टेबल करके रखने की कोशिश की, तब तक इंजन की पूरी पावर जा चुकी थी और इंजन जो है स्टॉल पोजीशन में आ चुका था, इसलिए वो जाके गिरा और ये हमारा नुकसान हुआ। तो इसके अंदर ये बात अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट में, प्राथमिक रिपोर्ट में आ गई है कि इंजन बंद होने का रीज़न क्या था कि फ्यूल की सप्लाई बंद हुई है। तो फ्यूल की सप्लाई बंद कैसे हुई है कि फ्यूल कट ऑफ हो गया। फ्यूल कट ऑफ क्यों हुआ है, उसके अंदर क्या किसका कंट्रीब्यूशन था, क्या वो मैकेनिकली अनफिट था या उसके अंदर उसकी रिपेयरेबल या उसकी मेंटेनेंस टाइमली हुई थी या नहीं हुई थी, ये रिपोर्ट्स में जो है अभी देखना बाकी है। और जो FDR क्या मतलब मैं एक चीज और, ये जो बातचीत आई है वो छोटी, क्या अभी और भी बातचीत रिकवर होगी? नहीं, या आपको लगता है कि यही इतनी ही बातचीत इतनी है? देखिए मैं बताऊं, जब भी कोई DFDR होता है, फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती है, तो उस ड्यूरेशन की सारी उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है दोनों पायलट्स की, और जो गतिविधियां कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट करते हैं, मान लीजिए वो ऑटो पायलट पे भी जाएगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा। आपने किस टाइम पे एलिवेशन चेंज करी, आपने किस टाइम पे ट्रेवल ऑफ एंगल अटैक किया, चेंज किया है, कि ग्लाइड पाथ आपने वेदर खरवा हो तो क्या डायरेक्शन ली है, ATC ने आपको क्या कमांड दी है, तो वो जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन ये इतने कम समय की कम्युनिकेशन थी, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि जब इलेक्ट्रिक पावर फेल हुई, जैसे इंजन फेल हुए 10-11 सेकंड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पावर फेल हो गई। इलेक्ट्रिक पावर फेल होती क्या होता है, एयरक्राफ्ट के दूसरे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे हाइड्रोलिक्स हैं,
कम्युनिकेशंस हैं आपके एटीसी से बात करने की, और रेस्ट ऑफ एसी वेसी जब चीज़ें बंद हो जाती हैं। जब ये बंद हुए तो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम था बंद होने के वजह से जो दूसरी आगे की बातें रिकॉर्ड होनी थी, जब वो प्लेन गिर रहा था उस वक्त की जो होनी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन जैसी रेड बाहर निकला, थोड़ी सी पावर उसके अंदर गई, तो यही सुनने में आया कि अब हम नहीं बच पाएंगे, थ्रस्ट खत्म हो गया है, प्लेन ज़मीन की तरफ जा रहा है। ये चीज़ें भी उसके अंदर जो हैं निकल कर आई हैं। और देखने वाली बात है कि जब इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल होता है तो सारी चीज़ें, हाइड्रोलिक्स भी फेल होंगे, इंजन फेल होने से ये सारे चीज़ें एक साथ हुई और ये दुर्घटना का कारण बनी। और अभी जो रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर सेंसिटिविटी ऑफ रिपोर्ट ये आएगी कि जो कम्युनिकेशंस का लेवल क्या था, वो पुअर था, बड़ा कॉन्फिडेंट था, या वो लीनियंसी वाला था, या डिफेंस वाला था। वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं इसमें, साइकोलॉजिस्ट भी हमारे इन्वॉल्व हैं, और वो और भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, जो उसको रीड करने वाली है। हाँ। उसकी सारी इमोशंस को रीड किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस इमोशंस के लेवल पे वो अंदर कम्युनिकेशन हुई थी और क्या फॉल्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट, FAA की चेतावनी के बावजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच नहीं की। उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए, फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, प्लेन की पावर खत्म हो गई। रैट के एक्टिवेशन से संकेत इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश हुई, इंजन थोड़ी देर चला, उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद यह हादसा हुआ। विमान हॉस्टल से टकराया, विमान में डाला गया ईंधन मानकों के अनुसार अभी तक सही पाया गया है। APU और बाएं पंख से ईंधन नमूने लिए गए थे जिनकी जांच होगी। क्रू और यात्रियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की समीक्षा की जा रही है। बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बड़ी बातें ये हैं, पायलट ने मे डे की कॉल दी, ATC ने कॉल साइन मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जांच करने वाली संस्था एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने क्या कहा है, यह अब आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जो आई थी उसमें चेतावनी के बावजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच नहीं हुई थी। कैप्टन सर जी देखिए, आपने क्वेश्चन रेज किया कि जो फ्यूल की जांच नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। फ्यूल की जांच हुई फ्यूल थी, स्विच फ्यूल स्विच की जांच होती है। हाँ। अगर वो उसकी जांच नहीं होती तो रनवे से प्लेन जो है 180 नॉट की स्पीड नहीं लेता। और जो उसने पहले मैं आपको बताता हूँ 3 स्पीड होती हैं जब प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। पहली स्पीड होती है जब V1, उसके अंदर बोलते हैं कि हाँ प्लेन का जो इंजन चल रहा है और जो है रनवे पे भागने के लिए ये स्पीड एनफ है। और होती है फिर होती है VR जिसके अंदर रोटेशन स्पीड होती है, वो रोटेशन स्पीड भी प्लेन ने क्लियर कर दी। उसके बाद होती है VD जो टेक ऑफ डिसीजन स्पीड बोलते हैं। हाँ। वो भी उसने क्लियर की है जब वो हवा में चला गया है, तब ये इंसिडेंट हुआ है। मैं बार बार इसको दोहराना चाहता हूँ, रनवे के ऊपर ये जो जांच में आ रहा है कि ये फ्यूल स्विच जो था वो चेक नहीं हुआ था। क्या ये कितना है? ऐसा नहीं भाई हो सकता। आप अगर इस प्राइमरी रिपोर्ट को देखिए तो इससे ये लगता है कि साहब फ्यूल स्विच जो था क्या वो सही नहीं था या पायलट में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यही दो प्रॉब्लम। अगर फ्यूल स्विच ठीक होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए, हो सकता है टेक्निकली या मैकेनिकली उसके अंदर क्या, उसके मैल्फंक्शंस में क्या प्रॉब्लम आई है, वो कैसे अपने आप तो मुझे नहीं लगता। अब वो देखने वाली बात है, वो इंटरनल पार्ट में कोई ऐसी डेफिशिएंसी तो नहीं आ गई थी जैसे जैसे वो कट ऑफ हुआ है। लेकिन वो जो भी उसकी रिकवरी हुई है और पोजीशन देखी है तो वो कट ऑफ मोड में ही था। अब वो ज़मीन पे लगने के बाद कट ऑफ मोड पे हुआ है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंजन में ऑयल फ्यूल जाना बंद हुआ तो इसका मतलब इंजन स्विच कट ऑफ ही था। तो क्या होता है कि जब इंजन कट ऑफ स्विच होता है और अगर ज़मीन पे होता तो वो इंजन चलता ही नहीं। वो उसकी चेक करने के बाद ही इंजन को VR स्पीड और आपकी 1 2 3 जो स्पीड मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की थी, रोटेशन स्पीड और डिसीजन स्पीड और वर्टिकल स्पीड जो थी आपकी रनवे पे, वो क्लियर करने के बाद ये हुआ है। इसका मतलब वो हुआ है कुछ और उसके बाद हवा में जाने के बाद वो स्विच ऑफ हुआ है। उसका क्या रीज़न है, ये बड़ा सोचने वाला विषय है, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करता है ये। अभी किसी को मैं बोलूं कि भाई ऐसा को पायलट ने कर दिया या पायलट ने कर दिया, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है इस वक्त पर। अभी टेक्निकल चीज़ें क्या निकल कर आएंगी वो अभी देखना बाकी है, जो आने वाली रिपोर्ट है उसके अंदर। तो अभी हमें यही सोचना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर। इस रिपोर्ट के अंदर एक पॉइंट आपको मिला है कि वो आपको आगे की फर्दर रिपोर्ट्स के ऊपर पॉइंट आउट करता है कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और ये कैसे बंद हुआ है, ये अभी जो डिकोडिंग और होना बाकी है।
आपके DFDR की, उसके बाद ही पता चल पाएगा। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर भी बहुत सारी अभी चीज़ें निकल कर आएंगी, उनके सारे इमोशंस को, उनके वे ऑफ टॉकिंग को, कमांड को और चेक्स, वो सारे क्लियर निकल कर आ जाएंगे, वो पता चल जाएगा उसको। बीजेपी सांसद और कमर्शियल पायलट राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर, सुनिएगा। AAIB ने जो रिपोर्ट दिया है, प्रारंभिक रिपोर्ट है, और मोटे तौर से जो तथ्य अभी तक उजागर हुए उस पर प्रकाश डाला है। और सरकार को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बड़े टाइम बाउंड तरीके से भारत की सरकार ने पहली बार अपने स्तर पर ब्लैक बॉक्स का डिकोडिंग करके और प्रतिवेदन जारी किया है। इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। तथ्य जो निकल के आए हैं वो तथ्य स्पष्ट हैं। विमान आसमान में गया, विमान की गति भी थी, लगभग 180 नॉट की गति विमान ने प्राप्त कर ली थी, जो मोटे तौर से लगभग 300 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार होगा। और उसके बाद दो हरकतें हुई, एक APU स्टार्ट हुआ और दूसरा रैट डिप्लॉय हुआ। जब भी होता है ये तभी होता है, सिंगल इंजन फेलियर पर नहीं होता है। जब विमान, और खास ये बोइंग के लिए लागू है, जब बोइंग विमानों में जब दोनों इंजन फेल करता है तो ये चीज़ें होती है। इससे प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट में दे रखा है कि दोनों इंजन फेल हुआ और ये हुआ। उसके बाद कप्तान के जो प्रारंभिक कदम होते हैं, कप्तान ने जो प्रारंभिक तौर पर विमान को इंजन स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है उसे भी अपनाया, क्योंकि जब विमान क्रैश किया गया उसके बाद जो लिवर का पोजीशन फ्यूल कंट्रोल का था वो ऑन पाया गया। तो मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन विमान आखिर इंजन बंद क्यों हुआ, ये इस तथ्य का थोड़ा और उल्लेख की ज़रूरत है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे की जो जांच रिपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। ATC ने कॉल साइन मांगी थी और पूछा गया था, लेकिन उसके बाद जवाब नहीं मिला। हमारे साथ कैप्टन मलिक साहब है। कैप्टन मलिक साहब, ये आप देखिए कई कई प्रतिक्रिया आ रही हैं, लेकिन लोग अभी भी इस पूरे हादसे को सोचते हैं तो डरते हैं। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फ्लाइट के टिकट्स रद्द कराए या फ्लाइट में मतलब ट्रैवल करने से अपने आप को बचा रहे हैं कि अगर हो सके तो ट्रेन से चले जाएं, हो सके तो बाय रोड चले जाएं। ये चीजें आगे ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पहली बात, ये रिपोर्ट जब भी सामने आएगी तो वो भी क्या एक आपको एक मार्गदर्शन देके जाएगी कि नहीं साहब आगे से ये ना हो? देखिए, मैं दो तीन चीजें बड़ा क्लियर करना चाहूंगा। जो बहुत शुरू में जब जिस दिन ये 12 जून को ये हादसा हुआ, सबका ये मानना था कि इंजन फायर हो गया, इंजन में आग लग गई, इंजन फेल हो गए। टेक्निकली देखा जाए तो इंजन साउंड थे, लेकिन उसके अंदर फ्यूल सप्लाई बंद होने से इंजन बंद हुआ है, फेल नहीं हुआ था इंजन। ये करेक्ट करना पड़ेगा हमारे को। हाँ। तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि प्लेन के अंदर कोई खामी थी या कुछ था ऐसा। प्लेन एकदम परफेक्ट था जो रिपोर्ट के हिसाब से एज पर अभी आया है। अभी जो कट ऑफ स्विच की वजह से ही प्रॉब्लम है। दूसरा, जो लोगों को ये डर लग रहा है कि ऐसा हादसा दोबारा हो सकता है और उनको प्लेन अपनी टिकटें कैंसिल करके ऐसे ट्रैवल करना, मैं मानता हूँ ये डरने वाला कोई विषय नहीं है। अगर आपकी सेफ्टी साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे कोई चीज़ प्रभाव डाल रही है तो वो आपका अपना पर्सनल निर्णय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम से सबसे सेफेस्ट अगर ट्रैवल मूड है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के उसके अंदर एयर ट्रांसपोर्टेशन है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट्स हैं। कुछ एक कि मेंटेनेंस का इशू मैं कह सकता हूँ हो सकता है, पर्टिकुलर हम किसी एयरलाइन पे या पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप इस डर से बिल्कुल बाहर निकलिए और जैसा आपका ट्रैवल करने का मन है उस तरीके से ट्रैवल कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ब्रेन को। दूसरी बात, आने वाले टाइम में और 15 दिन में 20 दिन में रिपोर्ट बहुत क्लियर आ जाएगी। उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके अंदर जो ब्लेम हम कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं या फॉरेन कंट्री के लोग कर रहे हैं, हमारे पायलट्स को ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस बात को इतनी, क्योंकि देखिए उनका अपना एक मानना है कि उनके कोई फैमिली परिवार से लोग गए हैं तो उनके अंदर एक गुस्सा है, उन्होंने अपनों को खोया है, तो उस भावना में आके वो जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है इसमें डरने वाली बात नहीं है। और हम वो भी हमारे ही भाई थे, हमारे गेस्ट थे, इंडिया में आए थे, हमारे मेहमान थे, तो हमारा उनके प्रति भी संवेदना बनती है, दुख व्यक्त करते हैं। और जो जांच चल रही है उसके अंदर 4-5 कंट्री के की टीमें हैं जिसके अंदर AIB इन्वॉल्व है, जैसे इंग्लैंड की है, कनाडा की है, पुर्तगाल की है और अपने इंडिया के हैं।
तो ये सब लोग, और बोइंग की टीम भी यहाँ पर है, इसके डीकोडिंग कोडिंग करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स हैं वो यहीं पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जांच 100% जो भी हो रही है वो हमारे हिंदुस्तान की AIB की लेबॉर्ट्री में हो रही है, सबकी देखरेख में वीडियोग्राफिक के अंडर हो रही है। और हमारे बड़े होनहार AIB जो है, AIB के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो कर रहे हैं इसको अंदर। और बहुत सीनियर लोग जो जिन्होंने आज तक अपने जीवन के अंदर कभी उनकी दाग नहीं रहा उनके जॉब के टाइम पर, वो उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और दिन पे दिन ये चीज़ें पब्लिक के सामने आ रही हैं, सरकार के सामने, मिनिस्ट्री को रख रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी ये जो पॉइंट मिला है कि कट ऑफ होने से ये हादसा हुआ है, फ्यूल सप्लाई बंद हुई है, और उसके ऊपर किस वजह, क्या कारण रहे, क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, आपस में क्या चीज़ें रही, वो अभी आनी बाकी है। वो देखने के बाद ही कुछ हम निर्णय ले सकते हैं। अभी कहना हमारे लिए उचित नहीं है, हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं चीज़ों के बारे में। क्या बोइंग से भी बातचीत होनी चाहिए? देखिए, बोइंग से बिल्कुल बात होनी चाहिए। बोइंग कंपनी का इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसकी कोई वैल्यू कोई लाख करोड़ों में नहीं है, मतलब 1000 करोड़ों के अंदर है। और ये क्वेश्चन मार्क करता है पूरी बोइंग कंपनी के ऊपर कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का कट ऑफ स्विच बंद होना, फ्यूल सप्लाई बंद होना, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये देखने वाली बात है। और इसके ऊपर बड़ा चिंता का विषय है कि अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो इसके ऊपर बड़ी बारीकी से इसको काम करना चाहिए। और किसी प्रकार की अगर कोई खामी है तो मुझे लगता है इसको तुरंत इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों की जान का रिस्क है और इनकी अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो इनको अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंटी मूड पे लानी चाहिए। और इनको अगर कोई टेक्निकल चीज़ों की खामियां इनको पता है तो इसको भी उजागर करना चाहिए। कुछ टाइम पहले इनके बोइंग के किसी इंजीनियर ने खुद इनको क्लेम किया था कि इस प्लेन के अंदर जो है कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बाद में बड़ी वो सरकमस्टांसेस, बड़ी रहस्यमय स्थितियों के अंदर उसकी मृत्यु 2019 के अंदर हुई थी। उसने 2017 और 18 में कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे टेक्निकल और बोइंग के बॉडी सेल के ऊपर। तो अभी तक तो अगर देखा जाए तो बॉडी सेल से रिलेटेड ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, और मैं चाहूँगा कभी भविष्य में हो भी ना। अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा है तो उसको संज्ञान में लाकर उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सीरीज़ पे हैं तो इस सीरीज़ के कोई भी एयरक्राफ्ट हैं जो रिलेटेड, उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए अपनी सर्विस से। ठीक है सर, एक बात जो मतलब पिछले कुछ देर में हमने बातचीत करी उसमें आपने कहा कि जो ये छोटी सी बातचीत, मैं एक बार PCR से कहूँगा कि वो बातचीत एक बार रखें स्क्रीन पर, क्योंकि वो बातचीत जो है वो आखिरी बातचीत है। और आज हमने प्रोग्राम का भी नाम यही दिया, वो आखिरी बातचीत। वो बहुत छोटी बातचीत है, एक बार उसको स्क्रीन पर रखें। बहुत छोटी बातचीत है कि क्या आपने ऑफ किया, को पायलट कहता है मैंने नहीं किया। आप कहने साहब इसकी भी जांच होगी कि साहब इसमें क्या कहा गया, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन क्या था, क्या ये सब किया जाएगा? जी देखिए, बातचीत शॉर्ट होने का टाइम क्या रीज़न है, ये बड़ा सा नॉर्मल है और बिल्कुल साफ है। आपने टेक ऑफ स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 सेकंड से मैं आपको काउंट कर रहा हूँ, और 11 सेकंड आप काउंट कर लीजिए, 12 सेकंड काउंट कर लीजिए, आप हवा में चले गए हैं। और हवा में जाते ही जब आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुँचे, वहाँ पे इंजन पावर लॉस हो गई है। इंजन पावर जैसी लॉस हुई है, इंजन बंद हो गए। इंजन बंद होने से क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थे उसके, कम्युनिकेशन सिस्टम था उसका, हाइड्रोलिक्स थे उसके, वो ऑटोमेटिकली बंद होंगे, उनको पावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं मिल रही है। तो जो लास्ट कॉल थी पायलट की, मेडे कॉल थी। मेडे कॉल से पहले देखना है कि वो जो कॉल की थी और उन्होंने पूछा कि क्या आपने कट ऑफ किया है, तो पायलट कहता है नहीं मैंने नहीं किया, वो पहले की है या बाद की है। ये थोड़ा सा इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसको क्लियर करना पड़ेगा हमारे को कि मेडे कॉल ये पूछने के बाद हुई है या उससे पहले हो चुकी है, तो ये देखना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद ही कम्युनिकेशन जो है ATC से पायलट्स का जो है AI-171 का ख़त्म हुआ। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही स्टार्ट होने को था, जैसे रेड बाहर निकला उसने थोड़ी सी, तब तक वो बहुत कम टाइम था, वो भी 18 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच की सारी कहानी थी। आपने बताया 38 सेकंड में सारी स्टोरी जो है हुई और उसके बाद वो एंड पे ख़त्म हो गई। तो ये बहुत कम कम्युनिकेशन, 32 सेकंड, 38 सेकंड, 40 सेकंड भी कुछ नहीं होते हैं। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, और कॉकपिट के अंदर हमारे जो जिम्मेवार पायलट्स काम कर रहे थे, फाइट कर रहे थे मशीनरी के साथ, उनका ध्यान उस टाइम उस मशीनरी को रीस्टार्ट करने में, उसको बचाने में, उसको और थोड़ा आगे तक धकेल के ले जाने में था। तो वो कम्युनिकेशन जो है उनका फोकस वो नहीं हो पाया जिसको हम कह सकते हैं प्रॉपर
हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर ये चीज़ें हो गई, इसीलिए इतना ही हमारे को जो है वॉइस रिकॉर्डर के अंदर मिला। और नहीं सर, कोई भी पायलट जो इस सिचुएशन में, भगवान न करे कोई रहे, लेकिन उसने दोनों पायलट से अपने बेस्ट दिया होगा, क्योंकि जानते होंगे 250 से ऊपर आदमी बैठे हुए हैं इस जहाज में। जी जी बिल्कुल, उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया। आप देखिए लास्ट मोमेंट तक दोनों फाइट करते रहे और वो पूरे होश में थे। अगर वो घबराते या कुछ होता तो उनकी आवाज़ के अंदर वो डर दिखता, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, प्लेन मतलब अपनी जगह से नहीं हिला है। प्लेन को पायलट ने, सब्बरवाल साहब ने अपने ग्लाइड पाथ से थोड़ा सा जब देखा कि आगे बहुत ज़्यादा रहायशी एरिया है, अगर वहाँ गिरेगा तो प्रॉब्लम होगा, तो उसने ग्लाइड पाथ को थोड़ा सा अपना लेफ्ट की तरफ लेके गए। और प्लेन की जो नोज थी वो हमेशा अप थी, इस पोजीशन पे रही है टच डाउन तक, इम्पैक्ट लगने तक। तो इसका मतलब प्लेन जो था वो पावर की वजह से स्टॉल हुआ है, ना कि कोई फ्लैप पोजीशन या किसी और दूसरी वजह से, या हड़बड़ाहट से, या पायलट ने कमांड छोड़ दी हो, ऐसा नहीं था। He was very much active inside the cockpit और उसका लास्ट प्रयत्न यही था कि मैं किसी ना किसी तरीके से इस प्लेन को एक सेफ जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर उतार दूं। समय कम होने की वजह से, हाइट कम होने की वजह से ये हादसा जो है इतना बड़े हादसे के अंदर तब्दील हुआ। अगर हमें समय थोड़ा मिलता और 1 मिनट मिल जाता तब तक दोनों इंजन भी स्टार्ट हो जाते। एपीयू के अंदर भी ऑयल जो है, आपने फ्यूल देखा है, वो बर्निंग सिचुएशन में नहीं था, वो सप्लाई की मूड में था। तो ये सारी चीज़ें जो बता रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी ड्यूटी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन दोनों ने निभाई और जहाँ तक उन्होंने कोशिश की उसको बचाने की कोशिश करी। और कम से कम रिहायशी वाले एरिया में, वहाँ ओपन स्पेस कहीं नहीं था, हमने भी देखा है। तो जो थोड़ा बहुत ओपन स्पेस आप देखिएगा, एक फिगर है उसके अंदर पेज नंबर 5 या 6 के ऊपर, अगर आपके पास हैं उसके विजुअल्स आप दिखा सकते हैं। वहाँ पर 5 बिल्डिंग्स का उन्होंने दिखाया। उससे पहले बिल्डिंग ही बिल्डिंग है चारों तरफ, और उस बिल्डिंग के दोनों तरफ ओपन स्पेस हैं, पेड़ लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो जैसे ए और बी बिल्डिंग, फिर उन्होंने दिखाया है कि ए बी सी डी ई एफ, ये 5 बिल्डिंग्स की इसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है कि कहाँ पर वो 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर वो उसके पार्ट्स अपने AI-17 के गिरे, और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कहाँ जाके गिरा, लेफ्ट विंग कहाँ गिरा, लेफ्ट इंजन कौन सी बिल्डिंग के किसके अंदर जाके फंस गया, वो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त तरीके से गिरा ज़मीन के ऊपर। इम्पैक्ट लगने के बाद जो बिल्डिंग का पिलर था, उस पिलर की फाउंडेशन के अंदर जाके फंस गया। उसको निकालने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी है वहाँ पे एक्सपर्ट्स को। और आपने देखा होगा कि एक इंजन जो वाटर टैंक था सीमेंटेड बिल्डिंग के ऊपर, हॉस्टल की बिल्डिंग, उसके अंदर फंसा हुआ था। तो वो स्टार्ट इंजन जो हुआ था वो वाला इंजन था, और पीछे वाला टेल वाला हिस्सा बिल्डिंग के टॉप के ऊपर पीछे की तरफ फंसा हुआ था, जिसके अंदर हमारा DFDR बड़ा सुरक्षित तरीके से मिला है, वो छत के ऊपर मिला था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन मलिक हमसे जुड़ने के लिए। तो विश्लेषण आज था कि विमान हादसे की जो रिपोर्ट आई थी उस पर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।